Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. Students, हमने आवर पास्ट हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंप्लीट कर लिए हैं और जियोग्राफी के चैप्टर आवर रिसोर्सेज जियोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं. So today we start now book Social and Political Life Civics chapter first the Indian Constitution. चैप्टर फर्स्ट भारतीय संविधान. भारतीय संविधान कैसे बना, कैसे इसको अपनाया गया, कब इसको लागू किया गया, ये सारी बातें हम चैप्टर फर्स्ट के अंदर रीड करेंगे. सबसे पहले हम लुक एट दिस पिक्चर. दीज आर द मेंबर ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ये संविधान सभा के मेंबर हैं जिन्होंने संविधान को लिखने में मदद की थी. ये सभी मेंबर संविधान सभा के हैं. ये संविधान सभा 1946 में बनाई गई और इसके द्वारा हमारा संविधान तैयार किया गया. अब डिटेल से हम चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. जो हमारी ये दे रखा है, ये बुक है हमारी, जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल गेम. मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हियर्ड ऑफ. आप इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फुटबॉल के गेम की एग्जाम्पल के आधार पर. ए गेम में मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हियर्ड. आपने खेल के बारे में सुना होगा, फुटबॉल के बारे में, और इवन प्लेड खेला भी होगा. एज द नेम सजेस्ट, जिसके नाम से ही पता चल रहे हैं, दिस इज गेम दैट इन्वॉल्व प्लेयर फिट्स. फुटबॉल में खेलते वक्त किसका यूज किया जाता है? फिट, पैरों का. पैरों से खेला जाने वाला खेल है जो फुटबॉल है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, जो फुटबॉल गेम के रूल हैं उनके आधार पर, उनके अकॉर्डिंग, इफ द बॉल टच द आर्म ऑफ एनी प्लेयर, अगर किसी खिलाड़ी के द्वारा आर्म भुजाओं का यूज किया जाता है तो एक्सेप्ट द गोल कीपर, किसके सिवाय? गोल कीपर के अलावा अगर कोई प्लेयर फुटबॉल को हाथ से छू लेता है तो उसको क्या बोला जाता है? कंसिडर ए फाउल बोला जाएगा. सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, अगर कोई प्लेयर्स हाथ से फुटबॉल को होल्डिंग कर रहा है या पासिंग कर रहा है एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर, यानी कि वो ज़्यादा ये फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं बल्कि कोई दूसरा ही गेम खेल रहे हैं. सिमिलरली अदर गेम्स, दूसरे खेल की तरह ही, सच एज हॉकी और क्रिकेट्स, आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड. ये क्रिकेट और जो हॉकी है उस गेम के लिए भी क्या बनाए गए हैं? रूल्स बनाए गए हैं. ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प्स डिफाइन द गेम. जो रूल्स होते हैं गेम्स के, उन रूल्स के कारण ही क्या डिफाइन किया जाता है? गेम को डिफाइन किया जाता है कि हम कौन सा गेम खेल रहे हैं. जैसे फिट से खेलने जाने वाला खेल फुटबॉल, हाथ जैसे हॉकी और क्रिकेट है, इसके लिए अकॉर्डिंग क्या बनाए जाते हैं? रूल्स बनाए जाते हैं. एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम्स, ये कुछ मूलभूत जरूरतें होती हैं गेम्स के लिए. वी कैन आल्सो कॉल देम द कंस्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम्स. ये यानी कि जरूरत हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं गेम के लिए, ये प्लेयर्स के लिए जरूरी माने जाते हैं. लाइक दिस गेम मीन्स खेलों के अकॉर्डिंग की तरह ही ए सोसाइटी आल्सो हैज कंस्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट्स. एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं. व्हाट इज इट, वो क्या है? डिफरेंटिएट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी. एक समाज के रूल दूसरे समाज से डिफरेंस होते हैं, अलग होते हैं. इन लार्ज सोसाइटी, बड़ी बड़ी सोसाइटी है जहाँ पर समाज हैं, इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग समुदाय के पीपल रहते हैं, लाइव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं. दीज रूल आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंसस एंड मॉडर्न सोसाइटी दीज. तो ये जो रूल बनाए जाते हैं लोगों की सहमति के आधार पर बनाए जाते हैं. लेकिन मॉडर्न कंट्री, आधुनिक देशों के अंदर, दीज कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म. ये जो सहमति के रूल है, नियम है, इसको रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में माना जाता है, यानी कि इस रूल को लिखा हुआ रखा जाता है. ये रिटन डॉक्यूमेंट्स इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस. जो लिखे हुए रूल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज हैं, जिससे हमें रूल्स के बारे में पता चलता है, इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट्स इन विच वी फाइंड, जिसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? रूल्स मिलते हैं, नियम मिलते हैं. वी हैव लुक एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
क्लास 6th एंड 7th सोशल पॉलिटिकल लाइफ में हम इनके बारे में रीड कर चुके हैं। हैव यू एवर वंडर्स व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, अब इनके बारे में हम रीड कर चुके हैं कि एक हमें संविधान की जरूरत क्यों थी। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गोट रिटन, कैसे इसको लिखा गया था। हु रोट इट, किसके द्वारा लिखा गया था। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यू, इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। एट द की फीचर्स, और जो इसकी मुख्य विशेषताएं उनके बारे में रीड करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो की फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, उनके बारे में रीड करेंगे। ईच ऑफ दीज फीचर्स क्रूशियल वर्किंग इन डेमोक्रेसी, एक अच्छा इंपॉर्टेंट वर्क किया है सभी फीचर्स ने डेमोक्रेसी के अंदर। सम ऑफ दीज विल बी फोकस ऑन डिफरेंट चैप्टर इन दिस, और अदर्स फीचर्स पर हम अदर चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, वी स्टार्ट नाउ चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाई डज ए कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश को या किसी एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो अब ये स्टार्ट कर रहे हैं 1934 में। ये जो हमारी असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिस संविधान को बनाया था, मिलकर आपस में यहाँ डिस्कस किया गया था। तो इन 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कब बनाई गई थी हमारी 1885 में। 1885 में क्या बनाई गई हमारी जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने क्या मांग रखी, एक संविधान सभा बनाने की मांग रखी। कब, 1934 में, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब चल रहा था, 1939 से 1945 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो उसके दौरान क्या हुआ था, द असर्टन फॉर द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फोरम ओनली इंडियन गेन मोमेंटम एंड दिस वाज कन्वेंस इन December 1946। फोटो ऑन पेज 2 शो द सम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो फोटो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, वो उस फोटो में जितने भी मेंबर हैं वो किसके असेंबली के मेंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट से असेंबली के। तो कब हमने शुरू किया था अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिटर्न करना स्टार्ट किया था दिसंबर 1946 में। डिमांड कब की थी, 1934 में। और ये ज़्यादा इस बात पर जोर कब डाला गया, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो अभी बताया था 1930 से 39 टू 1945 के बीच में। और 1946 में हमारे संविधान को लिखना शुरू कर दिया था। बिटवीन दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, इन लगभग 3 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट एक तैयार कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन संविधान फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, अपनी स्वतंत्र भारत के लिए। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनीज एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर्स, यानी कि 150 सालों के बाद हमने एक अपने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश के लिए क्या बनाया था, संविधान बनाया था। ब्रिटिश रूल्स, हम किसके अधीन थे, ब्रिटिश शासन के अधीन थे। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली approach this task with a great idealism and the freedom struggles had helped produce। जो हमने संघर्ष किया था अपने देश की आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए संघर्ष किया था, वो हमारे सामने क्या थे, आदर्श प्रस्तुत करते। वी विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर इन चैप्टर, हम चैप्टर के अंदर इस बारे में रीड करेंगे कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा ने कैसे काम किए थे। तो फोटो जो साइड में दिखाई दे रही है, तो इस फोटो में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान को क्या कर रहे हैं, सॉरी जो संविधान सभा है उसके सभी मेंबर्स को संबोधित कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, आज के ज़्यादातर कंट्रीज में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाया गया है, अपनाया गया है। व्हाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन सब का क्या है, एक अपना संविधान है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, यानी कि सभी देश जो डेमोक्रेटिक उनके पास क्या हो, अपना संविधान, ये जरूरी भी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज, यानी कि जो संविधान है कई पर्पज के लिए बनाया जाता है या कई पर्पज को पूरा करता है। फर्स्ट इट ले आउट, सबसे पहले certain ideals that form the basis of kind of country that we as citizen aspire to live in, यानी कि कुछ ऐसे आइडियल्स को हमारे संविधान के अंदर बनाया गया, रखा गया है, जिनके आधार पर अपने देश के नागरिक उससे प्रेरणा पा सकें। ये संविधान के अंदर लिखा गया है जिससे लोग एस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं। पुट अनदर वे, दूसरा तरीका कॉन्स्टिट्यूशन
टेल अस, संविधान क्या बताता है, व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का जो मूलभूत स्वरूप है वो कैसा है। एक कंट्री यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ पीपल, अब जो हमारे देश के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं वो शेयर करते सर्टेन बिलीव्स, अलग अलग उनमें विश्वास रखते हैं, बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इश्यू, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सब किसी एक ही मुद्दे पर एग्री हों, सहमत हो। एक कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प क्या हेल्प करता है, सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स, यानी कि एक नियमों का सेट तैयार किया गया है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें सेट ऑफ रूल्स हैं, रूल्स को लिखा गया है, प्रिंसिपल सिद्धांतों को लिखा गया है। ऑल पर्सन इन ए कंट्री एग्री अपॉन एज बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट कंट्री टू बी गवर्न, यानी कि प्रत्येक नागरिक जो हमारे देश के अंदर रह रहा है उस सबको इन रूल्स को मानना पड़ेगा, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग ही अपने देश को गवर्न किया जाता है, शासन चलाया जाता है। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर न केवल गवर्नमेंट के टाइप के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार की हमारी गवर्नमेंट होगी, आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स, लेकिन कई आदर्शों पर एग्रीमेंट भी तैयार किए गए हैं, दैट दे आल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, जिन पर सभी जो कंट्री है पूरा देश है जो विश्वास करता है। एंड अब हम एक इंसिडेंट है नेपाल के अंदर, कि नेपाल के अंदर जो पहले शासन था वो कैसे था और बाद में कैसे डेमोक्रेसी को लागू किया गया। तो यहाँ हम साइड में देखते हैं द कंट्री ऑफ नेपाल एज विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, यहाँ बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, नेपाल के लोगों ने संघर्ष किया किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। कि नेपाल के लोग वहाँ पहले क्या था, मोनार्की था, राजा का शासन था, तो मोनार्की की जगह वो क्या शासन लागू करना चाह रहे थे, डेमोक्रेसी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया। तो पीपल स्ट्रगल इन 1990 में लोगों ने संघर्ष किया, दैट एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 12 ईयर 2002 तक। लेकिन जो 1990 में उन्होंने डेमोक्रेसी को अपना लिया, लेकिन वो कब तक रहा, सिर्फ 2002, यानी कि ओनली 12 सालों के लिए, इन अक्टूबर 2002। लेकिन 2002 में जो किंग कौन थे वहाँ के, ज्ञानेंद्र थे, सिटिंग द मोएस्ट अपराइजिंग इन द कंट्री साइड एज हिज रीजन बिगन टेकिंग ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद द आर्मी स्टैंड। सेना की मदद से जो राजा ज्ञानेंद्र था उसने ज़्यादातर जो काम थे अपने अधिकार में ले लिए। क्या रीजन बताया लोगों को कि जो माओवादी विद्रोह है वो गांव की साइड में खड़े हो गए हैं, ये माओवादी संगठन के लोगों ने विद्रोह कर दिया है, इसलिए ज्ञानेंद्र राजा ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए, अपने अंडर ले लिए। यानी कि जो पहले डेमोक्रेटिक अपनाया था कब, 1990 में, तो उसको हटाकर खुद दोबारा क्या कर दिया, मोनार्की सिस्टम को लागू कर दिया, किसने, किंग ज्ञानेंद्र ने। लेकिन फरवरी 2005 में, कब, इन नवंबर 2005, फरवरी से लेकर फरवरी 2005 में तो राजा ने अधिकार अपने हाथ में ले लिया, लेकिन नवंबर 2005 में मोएस्ट ज्वाइंट जो माओवादी संगठन थे उन्होंने अदर पार्टी को भी क्या कर लिया, अपने साथ मिला लिया। 12 पॉइंट एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट तैयार किया गया, 12 पॉइंटों का एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट सिग्नल, तो इस एग्रीमेंट से क्या सिग्नल मिला, टू द लार्जर पब्लिक इन इमिनेंस रिटर्न टू डेमोक्रेसी, यानी कि जनता का बड़ा हिस्सा क्या चाहता है कि देश के अंदर डेमोक्रेसी को अपनाया जाए और शांति को बनाए रखा जाए। इन 2006 में दिस पीपल मूवमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। बिगन गेनिंग इमिनेंस फोर्स, यानी कि जो राजा की शासन है उसको हटाने के लिए मूवमेंट शुरू कर दिया। and it repeatedly refused the small concession that king made finally in April 2000 से। राजा ने थोड़े जो छूट देने की बात कही, राजा जो ज्ञानेंद्र था, तो उन बातों को मानने से जनता ने मना कर दिया। एंड थर्ड पार्लियामेंट्स एंड आस्कर द पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म, और तीसरी पार्टी बनाई, एक तो माओवादी थी, एक राजा थे, थर्ड पार्टी कौन सी बनाई, पार्लियामेंट बना दिया, और उसमें कहा कि पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, और एक सरकार बनाने का अधिकार दे दिया। इन 2008 में नेपाल बिकम ए डेमोक्रेसी आफ्टर एबोलिशिंग द मोनार्की। नेपाल के अंदर दोबारा क्या लागू की गई, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को लागू किया गया, किसके स्थान पर,
मोनार्की के स्थान पर द अबोव फोटोज शो सेंस फ्रॉम द पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006 के जो चित्र हैं ये ऊपर दिए गए हैं। इस तरह से नेपाल की इंसिडेंट थी जिसके बारे में हमने रीड किया। ये भी नेपाल की ही फोटो है जिसके बारे में दिखाया गया। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंट्रास्टिंग सिचुएशन। यहाँ पर दो सिचुएशन के बारे में बताया गया है। इसमें सिचुएशन कौन सी थी इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट मीन दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन। यहाँ दो घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल की जो फिलहाल की यानी कि उस टाइम की जब उन्होंने डेमोक्रेसी को अपना था उस टाइम की ये घटना है। एक कंट्री दैट बॉर्डर इंडिया ऑन नॉर्थ, यहाँ पर इंडिया के कौन सी साइड की बॉर्डर से लगता है नेपाल, नॉर्थ साइड में। अनटिल रिसेंटली, हाल में ही नेपाल वाज ए मोनार्की, वहाँ पर राजा का शासन था। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, जो पिछला संविधान लागू किया गया था कब, 1990 में, which had been adopted 1990s reflect the fact that the final authority research with the, लेकिन जो फाइनल सत्ता किसके हाथ में थी, संविधान बनाया गया था लेकिन फिर भी पावर ज्यादा किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में थी। ये पीपल मूवमेंट्स, लोगों ने एक आंदोलन चलाया इन नेपाल फॉर सेवरल, किसके लड़ने के लिए, डिकेड, कई डिकेड लड़ते रहे, दशक लड़ते रहे, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, क्या स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। लेकिन इन 2006 में दे फाइनली सक्सेस, सफल हुए इन प्यूटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग, राजा की पावर के स्थान पर क्या करने के लिए, की बजाय, राजा की पावर की सत्ता की बजाय अपना डेमोक्रेसी को अपना लिया उन्होंने। द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों ने अपना एक नया संविधान लिखा एस्टेब्लिश नेपाल में स्थापित करने के लिए एज ए डेमोक्रेसी। द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं चाहते थे कि जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू रखें। डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेपाल के लिए आदर्श है, आइडियल है। नेपाल टू बी एंड दैट दे फोर्ट फॉर, वो नया संविधान बनाने के लिए, नेपाल के लिए नया संविधान बनाने के लिए वो राजा से लड़ते रहे। ओके, एज इन ए गेम ऑफ फुटबॉल, अब जैसे हमने स्टार्ट किया था एग्जाम्पल गेम के, तो इन विच चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज गेम टुगेदर, जैसे गेम्स में रूल को चेंज किया जाता है ऐसे ही संविधान के अंदर भी कुछ चेंज किया जा सकता है। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्की, राजा के शासन की बजाय उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाया। नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू यूजर न्यू सोसाइटी, एक नए समाज को लागू करने के लिए, बनाए रखने के लिए उन्होंने नए नियम बनाए थे। नेपाल अडोप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान को अपनाया इन 2015 में। कैप्शन अलोंग साइड्स एलाबोरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी, तब तक भी नेपाल क्या कर रहा था, नए संविधान के लिए संघर्ष कर रहा था। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पज क्या है, जैसे फर्स्ट था तो उनका क्या था, नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी को अपनाना, लेकिन थर्ड क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पज क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि संविधान के मुख्य उद्देश्य था जो कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो कैसी है, उसका स्वरूप कैसा हो। एग्जाम्पल के तौर पर नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड काउंसिल ऑफ द, जो पिछला उनका संविधान बनाया था उसमें क्या था कि जो कंट्री का शासन है वो राजा के द्वारा चलाया जाएगा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों की परिषद के द्वारा। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म, इस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया था। एंड गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, जो राजनीति है या सरकार है वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था अपनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन प्ले क्रिशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है संविधान, लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं। गवर्न डिसीजन, सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं विद इन सोसाइटी, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, ये सब रूल्स कहाँ रखे जाते हैं, डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे जाते हैं। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर, डेमोक्रेसी के अंदर हम जनता के द्वारा क्या किया जाता है, चूज किया जाता है अपने लीडर को। दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन आवर बिहाफ, जनता के आधार पर वो क्या करते हैं, उस पावर का यूज करते हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी, वहाँ संभावना बनी रहती है
दीज लीडर माइट मिस यूज देयर अथॉरिटी, जो लीडर्स बनाए जाते हैं वो अपनी पावर का, अथॉरिटी का, सत्ता का क्या कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं, गलत उपयोग कर सकते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस, अगर कोई नेता क्या करता है, मिसयूज करता है, तो उसके लिए संविधान के अंदर कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि नेता को हटाया जा सके। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस, अगर लीडर के द्वारा सत्ता का मिसयूज किया जाएगा, किया जा रहा है, तो क्या हो सकता है, अन्याय हो सकता है लोगों के साथ। जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा अभी रीड करेंगे कि क्लास में कैसे जो मॉनिटर है कई बार अपनी जो उसको पावर दी जाती है टीचर के द्वारा उसका मिसयूज करता है। जैसे कि इसमें दिया गया है, सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ये मॉनिटर दिखाया गया है। इज ए बली, वो थोड़ा सा दबंग टाइप का या थोड़ा सा हीरो टाइप का अपने आप को मानता है। हिज क्लासमेट आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, उसके जो क्लासमेट है उसको पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं मानते। मिसिज जो रॉय है उनकी क्लास टीचर, हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क, कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाते हैं। शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड एंड क्लास, उसने कहा कि क्लास का ध्यान रखना है। स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल, तो उसने अनिल को छेड़ना शुरू कर दिया सुरेश ने। अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू मिसिज राव, आपके बारे में अब मैं मैडम को बताने जा रहा हूँ। वट वट हैव आई डन, अनिल कहता है मैंने किया क्या है। मैम वाइल यू आर अवे, अनिल केप्ट टेकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, वी वुड नॉट लिसन टू मी, तो मैडम के आते ही उसने कहा कि अनिल क्लास में लाउडली तेजी से बात कर रहा था और मेरी बातें नहीं मान रहा था, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल, तो मैडम क्या कहती है अनिल को स्कूल के बाद, छुट्टी के बाद यहाँ रुकना होगा। आई विल नोट ओबे द क्लास मॉनिटर अंडर टाइम, और आपने 100 बार ये लिखना होगा कि मैं कभी भी मॉनिटर की बात को नहीं टालूंगा, यानी कि मॉनिटर की बात को मानूंगा। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन अनिल ने कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन फिर भी जो सुरेश है इसने अपनी पावर का क्या किया, मिसयूज किया और अनिल को सजा दिलवा दी। तो इस तरह से कई लीडर भी हो सकते हैं जो हमारे देश की जो पावर है उसका क्या कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रूल बनाए गए हैं। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ओपन ले डाउन रूल्स, कुछ रूल्स इसके अंदर लिखे गए हैं। गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर, तो ये राजनीतिक नेताओं के द्वारा जो अथॉरिटी उसका मिस यूज किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट भी कुछ रूल लिखे गए हैं। इन केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन चैप्टर, हम बाद में इसके बारे में रीड करेंगे चैप्टर के लास्ट में। मैनी ऑफ दीज लॉज, कई कानून ऐसे हैं, आर कंटेंट इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट के अधिकारों के बीच कानून बनाए गए हैं। डू यू रिकॉल चैप्टर दलित राइटर ओम प्रकाश, जो 7th क्लास में हमने स्टोरी पढ़ी थी, दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, जिसने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जूठन, तो क्लास 7th में हम रीड कर चुके हैं। चैप्टर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकम ही वाज दलित, किस प्रकार उसने भेदभाव का सामना करना पड़ा था क्योंकि वो क्या था, एक दलित था। यू रीड अबाउट ए हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, आप पढ़ेंगे किसके बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी देता है राइट टू इक्वलिटी, देश के सभी सिटीजन को इक्वल राइट मिलते हैं। ऑल पर्सन, सभी व्यक्तियों को, सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड, किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव नहीं किया जाएगा ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, तो किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जाएगा। द राइट ऑफ टू इक्वलिटी, जो समानता का अधिकार इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो हम लेसन के अंदर रीड करेंगे कि हमें कि हाउ मैनी फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट के बारे में हम रीड करेंगे। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इसके अंदर, दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स, क्या करता है, डेमोक्रेसी के इंश्योर दैट द डोमिनेट ग्रुप डज नॉट यूज इन पावर अगेंस्ट अदर, यानी कि हम अपनी पावर का यूज किसी दूसरे व्यक्ति पर या लेस पावरफुल व्यक्ति पर या अदर ग्रुप पर यूज ना करें, यानी कि एक पावरफुल ग्रुप है जो किसी दूसरे पावरफुल ग्रुप पर, एक पावरफुल ग्रुप है दूसरे पावरफुल ग्रुप पर अपना कंट्रोल न करे, ये भी सारी इसके बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, यानी कि वन ग्रुप दूसरे ग्रुप पर या कम पावरफुल ग्रुप पर अपना रूल न करे। ऐसी सिचुएशन के लिए जैसे यहाँ दिखाया गया है, एग्जाम्पल स्टोरी के द्वारा ही रीड करते हैं। ये क्लास है
जो गेम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो ये बॉयज़ का ग्रुप है, ये गर्ल्स का ग्रुप है। तो बॉयज़ के ग्रुप में क्या है, ज़्यादा मेंबर होने के कारण यहाँ मेजॉरिटी है, तो कहते हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे। लड़कियां कहते हैं कि आज हमें बास्केटबॉल खेलना चाहिए, लेकिन लड़के कहते हैं नहीं, हमें तो क्रिकेट ही खेलना है। टीचर डिसाइड करती है प्रॉब्लम विद ए शो ऑफ हैंड्स, यानी कि जिस तरह से कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए। ओबियसली दे आर मोर बॉयज इन द क्लास, यानी कि लड़के ज़्यादा हैं तो क्लास में लड़कों के अकॉर्डिंग क्या होगा, खेला जाएगा। क्रिकेट को ही परमिशन दी गई मैडम के द्वारा। तो अब लड़के कह रहे हैं ये वी हैव वोन, हम जीत गए इस तरह से। तो जो ज़्यादा किसकी है मेजोरिटी, यहाँ बॉयज़ की है। तो गर्ल्स अब क्या कह रही है, गर्ल्स ये कह रहे हैं वी ऑलवेज हैव टू डू, हमें वही करना पड़ता हमेशा। बॉयज़ वाज बिकॉज दे इन मेजोरिटी, क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो लड़कियां कह रही हैं मैम शुड थिंक शो अनदर वे टू मेक डिसीजन, ऐसे मैडम को कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए डिसीजन लेने का, और हमारी विशेज़ के बारे में भी सुनना चाहिए। इस प्रकार ये जो कंडीशन हो जाती है कि जो मेजोरिटी वाला ग्रुप है, जो माइनॉरिटी वाले ग्रुप पर क्या करता है, कई बार अपनी पावर को मिसयूज करता है। सच अनहेल्दी सिचुएशन, इस प्रकार की जो सिचुएशन है कई बार कैन ऑकर ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक समाज में हो जाते हैं, वेरी मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन एंड एक्सक्लूड माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी के ध्यान में न रखते हुए, कम संख्या के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कई बार डिसीजन मेजोरिटी के आधार पर लिए जाते हैं। एज द अबोर्ड स्टोरी, जैसे हमने ऊपर स्टोरी में रीड किया था, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस ट्रेनिंग एंड द मेजोरिटी, इस प्रकार जो बहुमत की निरकुंजता है कई बार वो भी देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटी आर नॉट एक्टिव, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रूल बनाए गए हैं कि माइनॉरिटी को भी इसमें शामिल किया गया है, माइनॉरिटी को भी ध्यान में रखा गया है कि जिन लोगों की संख्या कम है, जैसे कई ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं जो जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है, लेकिन जो संविधान है उसके अंदर इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है। अनदर रीजन क्या है, व्हाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीसियसली टू प्रिवेंट दिस टायरनीज और डोमिनेशंस बाय द मेजोरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी। कई बार इसके लिए भी रूल बनाए गए कि मेजोरिटी के द्वारा माइनॉरिटी पर ज़्यादा निरकुंजता या अत्याचार न किए जाए। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, यानी कि एक समुदाय किसी दूसरे समुदाय पर क्या ना करे, अपना दबाव न बनाए। अगर ऐसे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अपना वो बनाता है तो इसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी। क्या बोलते हैं, इंट्रा कम्युनिटी। एंड मेंबर ऑफ द वन कम्युनिटी डोमिनिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी, लेकिन एक ही कम्युनिटी के, एक तो ये है कि अलग कम्युनिटी के लोग हैं दूसरे कम्युनिटी, लेकिन एक ही कम्युनिटी के लोग अपनी ही कम्युनिटी के दूसरे लोगों पर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, दबाव लगाते हैं, तो विद इन द सेम कम्युनिटीज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेटेड। इस प्रकार हमने यहाँ दो प्रकार की के बारे में पढ़ा है, इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी। यानी इंटर में जब वन ग्रुप किसी दूसरे पर कम्युनिटी पर अधिकार करता है, और दूसरा है इंट्रा में एक ही ग्रुप का व्यक्ति अपने ही ग्रुप के लोगों पर अधिकार रखता है, उसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। द थर्ड सिग्निफिकेंस रीजन व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरी जो आवश्यकता है वो क्यों है, टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, कई बार अपने आप को ही बचाना। दिस में साउंड स्ट्रेंज का ये लगना, ये कहना अजीब हो रहा है, लग रहा है, व्हाट इज ए मीन, इसका क्या अर्थ है कि अपने आप को ही सेफ रखना। बाय दिस इज दैट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली, कई बार हम ये अजीब सा महसूस करते हैं अबाउट इस इश्यू, किसी मुद्दे पर, दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्ज इंटरेस्ट, यानी कि हमारे अपने फायदे के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी सहायता करता है। इस तरह की अगर स्थिति आ जाती है कि जो मेजोरिटी वाले लोग अपने बारे में ही सोचने लगे, तो इस तरह से, या कोई एक व्यक्ति अपने ही बारे में सोचने लगे, तो इस तरह के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल बनाए गए हैं। इसके लिए हम जो नीचे पिक्चर दी गई है इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे Similarly, the Constitution help the protect us against certain डिसीजन। अब ये स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं हम। स्टोरी में क्या गया है, शबनम है वो उलझन में है, फिक्स है, मतलब दुविधा में है, सी एज ए डिसीजन टू निर्णय लेना है। आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज, उसका टेस्ट है क्लास के अंदर, उसको 2 चैप्टर रिवाइज करने रहते हैं। बट इट इज़ द टाइम फॉर माई फेवरेट, शबनम कह रहे हैं कि मेरे फेवरेट जो
प्ले है, टीवी प्रोग्राम, उसको देखने का टाइम है। आई एम डाइंग टू वॉच इट, मैं तो बड़ी इच्छा हो रही है टीवी देखने की, बट इफ आई डू दैट, लेकिन अगर मैं टीवी देखती हूँ, आई वुड नॉट हैव टाइम टू फिनिश माई रिवीजन, तो उसके पास क्या नहीं बचेगा, अपना रिवीजन करने का टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए वो क्या कर रही है, सबना वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, उसकी जो माता जी है वो कह रही है कि आप चिंतित क्यों हैं। आई वॉन्ट टू वॉच टीवी प्रोग्राम, मैं शबनम अपनी माँ से कह रही है कि मैं क्या देखना चाहती हूँ, प्रोग्राम देखना चाहती है। आई हैव टेस्ट टुमारो, मेरा कल टेस्ट भी है। इफ यू ऑल वॉच टीवी, सब आप टीवी देख रहे हैं, तो आई विल आल्सो वांट टू वॉच, मेरा भी मन करेगा। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है कि व्हाट इफ यू नो वन वॉचेज, अगर आप कोई भी टीवी नहीं देखोगे टू नाइट, आज रात, देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड, मैं भी टीवी देखने का लालच नहीं करूंगी। इस प्रकार से ये क्या होता है, इट इज ए गुड थिंग दैट आई डिड नॉट वॉच टीवी, यानी कि एक अपने काम के लिए दूसरों का टीवी बंद करवाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से हम यही समझने की कोशिश, अपने फायदे के लिए हम दूसरों को दुखी नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट certain decision that might take that could have an adverse effect on the large principle that the country believe in. For example, it is possible that many people who live in the democracy might strongly feel that party politicals has become the acrimonious, that we need a strong dictator to set this right, swept by this emotion that may not realize that in the long run dictatorial rules goes against all their interest. ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसको हम बाद में करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से लेसन को समझना है।